नमस्कार साथियों, मैं शिवजीराम बलौदा राजस्थान के जयपुर जिले के फागी तहसील के ग्राम केरिया से यूट्यूब के शिवजीराम बलौदा प्लेटफॉर्म पर आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं एवं हार्दिक आभार करता हूं। साथियों, आज हम आधुनिक भारत के इतिहास श्रृंखला में हम अगला पोर्शन पढ़ने जा रहे हैं, दक्षिण में प्रभुत्व। दक्षिण में प्रभुत्व हेतु अंग्रेज वर्सेज फ्रांसीसी, यानी दक्षिण में प्रभाव जमाने के लिए अंग्रेज और फ्रांसीसियों का मुकाबला या अंग्रेज और फ्रांसीसियों में प्रतिद्वंद्विता। शुरू करते हैं। सबसे पहले अंग्रेजी एवं फ्रेंच कंपनियां 17वीं एवं 18वीं सदी ईस्वी में संसार के प्रत्येक कोने में कार्यरत थी। तो ये देखो, औद्योगिक क्रांति के बाद में यूरोपीय देशों में औपनिवेशीकरण की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही, तो अंग्रेज और फ्रेंच कंपनियां 17वीं 18वीं सदी में संसार के प्रत्येक कोने में काम कर रही थी। अतः नकारात्मक प्रतिस्पर्धा के कारण इनके मध्य अनबन बनी रहती थी, यानी इनमें हमेशा बैर बना रहता था, क्योंकि इनकी प्रतिस्पर्धा नकारात्मक थी। ये दोनों हमेशा एक दूसरे के आगे बढ़ने की चाह में अपने व्यापार के विकास के अलावा एक दूसरे को नीचे गिराने की सोच रखते थे। अतः इनके मूल स्थान यूरोप में इनके बीच युद्ध प्रारंभ होते ही संसार के विभिन्न भागों में कार्यरत इनकी कंपनियों के मध्य भी युद्ध प्रारंभ हो जाते थे। यानी जब यूरोप में दोनों देशों के बीच में युद्ध शुरू हो जाता था, तो संसार में जहां जहां ये लोग रहते थे, दोनों एक साथ, अंग्रेज और फ्रांसीसी, तो वहीं पर इनके बीच में लड़ाई शुरू हो जाती थी। हमारे यहाँ एक कहावत भी है कि एक मयान में दो तलवारें एक साथ नहीं रखी जा सकती। तो इसका मतलब एक जगह अगर अंग्रेज और फ्रांसीसी थे उस समय, तो अवश्य उनमें लड़ाई होती थी। आगे बात करते हैं। 18वीं सदी ईस्वी के आरंभ में ही दक्षिण भारत में दोनों कंपनियों ने कोरोमंडल तट पर कुछ मुख्य स्थानों पर ठिकाने बना लिए थे। कोरोमंडल तट भारत के पूर्वी तटीय भाग को कहते हैं, तमिलनाडु और आंध्रा वाले क्षेत्र को, जिनका समुद्री छोर जिनका स्थलीय छोर समुद्र से लगता है। तो उसकी बात की जा रही है कि 18वीं सदी के आरंभ में ही दक्षिण भारत में दोनों कंपनियों ने कोरोमंडल तट पर कुछ स्थानों पर ठिकाने बना लिए थे। दोनों कंपनियों में जो भारत में काम कर रही थी, दोनों कंपनियां, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, दोनों में संरचनात्मक भिन्नता थी। तो संरचनात्मक भिन्नता क्या थी? देखो, हम आगे इन दोनों में विभेद के लिए एक चार्ट बना रखी है, उसको देखते हैं। अंग्रेज कंपनी और फ्रेंच कंपनी। अंग्रेज कंपनी गैर सरकारी उद्योग था, यानी सरकार का इस पर नियंत्रण नहीं था, सरकार का इसमें पैसा नहीं लगा हुआ था। जबकि फ्रेंच नियंत्रण तो था लेकिन पैसा लगा हुआ नहीं था। फ्रेंच कंपनी सरकारी थी, सरकार का पैसा इसमें लगा हुआ था और सरकार का पूर्ण नियंत्रण था। लाभ का बंटवारा सरकार के साथ नहीं होता था। अंग्रेज कंपनी में लाभ का बंटवारा सरकार के साथ नहीं होता था, केवल टैक्स से ही सरकार को निर्भर रहना पड़ता था, टैक्स से ही भरण पोषण होता था सरकार का। लाभ का बंटवारा सरकार के साथ होता था फ्रेंच कंपनी में, क्योंकि सरकारी कंपनी थी। स्वाभाविक व्यापारी उद्यमशीलता थी, यानी कंपनी के जो कर्मचारी थे उनमें स्वाभाविक रूप से व्यापार के प्रति उद्यमशीलता या मेहनत करने की भावना थी, जबकि इनमें स्वाभाविक व्यापारी उद्यमशीलता नहीं थी। तो क्योंकि इनको हर आदेश के लिए सरकार पर निर्भर रहना पड़ता था, सरकार की ओर देखना पड़ता था। आगे बढ़ते हैं। साथियों, भारत में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में जो लड़ाई हुई, उन युद्धों को कर्नाटक के युद्ध कहा जाता है। इसलिए हम इन युद्धों के बारे में पढ़ने से पहले उस समय के कर्नाटक राज्य की स्थिति का अध्ययन कर लेते हैं। देखो, कर्नाटक दक्कन, हैदराबाद के नियंत्रण में था, यानी जो दक्कन राज्य था हैदराबाद, उसके नियंत्रण में था कर्नाटक। लेकिन सादतुल्ला खां वास्तविक शासन बन गया था, यानी दक्कन के पूर्णतः नियंत्रण में था, बहमनी राज्यों के नियंत्रण में था, लेकिन सादतुल्ला खां नामक एक व्यक्ति उस राज्य का वास्तविक शासक बन गया था और उसने अपनी राजधानी आरकाट या आरकाट बनाई थी। तो देखो, हैदराबाद के नवाब का ही नियंत्रण था, लेकिन हैदराबाद से पृथक होकर कर्नाटक राज्य की स्थापना सादतुल्ला खां ने कर ली थी। यानी नवाब तो हैदराबाद में बैठते थे, लेकिन सादतुल्ला खां ने अपने आप को कर्नाटक का नवाब अलग से घोषित कर दिया और राजधानी आरकाट या आरकाट शहर को बना दी। डुप्ले द्वारा राजनीतिक सत्ता प्राप्ति की महत्वाकांक्षाएं दोनों कंपनियों को व्यापार से इतर युद्ध के मैदान तक खींच लाई थी। तो देखो, कई विद्वान लोग डुप्ले को युद्ध के लिए उत्तरदायी मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। फिर भी डुप्ले से पहले जितने भी गवर्नर जनरल फ्रांसीसी कंपनी के भारत में आए थे, उन सबकी महत्वाकांक्षा सिर्फ व्यापार तक ही सीमित थी। लेकिन डुप्ले पहला व्यक्ति था जिसने महसूस किया कि जब तक राजनीतिक सत्ता प्राप्त नहीं हो जाती, तब तक व्यापार को स्थायी या आगे नियमित रूप से सफलतापूर्वक नहीं चलाया जा सकता।
तो डुप्ले को दोष देते हैं कुछ लोग। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 1748 ईस्वी की बात की जा रही है। साथियों, एक बात तय है, किसी भी संघर्ष के लिए केवल दो कारण होते हैं, एक तात्कालिक कारण होता है, एक ऐतिहासिक कारण होता है। तो देखो, तात्कालिक कारण क्या काम करता है? चिंगारी का काम करता है, यानी जिससे आग लग सके, जिससे विनाश की संभावना पैदा की जा सके, जिससे विनाश किया जा सके। ऐतिहासिक कारण युद्ध की स्थितियां विकसित करने का काम करते हैं, यानी तात्कालिक कारण तो केवल तुरंत शुरू होता है, लेकिन ऐतिहासिक कारण ऐसे होते हैं जो लंबे समय से विकसित हो रहे होते हैं। यानी दोनों के बीच में प्रतिद्वंदिता जग जाहिर थी, और यूरोप में प्रतिद्वंदिता इनके बीच पहले से चली आ रही थी। ऐसा हमने अभी अभी देख भी लिया है। आगे बात करते हैं। हम इस बात से पहले ही परिचित हो चुके हैं कि यूरोप में इन दोनों राष्ट्रों के बीच होने वाले संघर्ष संसार के विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित इनकी कंपनियों को भी युद्ध हेतु प्रेरित कर देते थे। इसका मतलब सीधा सा ये रहा कि यदि यूरोप में इनके बीच में संघर्ष हो जाता था, तो इन देशों के लोग जिस संसार के किसी भी भाग में रहते थे, तो वहां भी इनके बीच में युद्ध की स्थिति बन जाती थी, युद्ध शुरू हो जाते थे। और ऐसा कंपनियों के मामले में भी हुआ। कर्नाटक के प्रथम युद्ध के तात्कालिक कारण की बात कर लेते हैं। देखो साथियों, एक अंग्रेज कैप्टन थे बार्नेट। तो बार्नेट ने फ्रांसीसी जहाजों पर अधिकार कर लिया था, और इसी के कारण अंग्रेज और फ्रांसीसियों में तत्काल रूप से युद्ध शुरू हो गया। ऐतिहासिक कारण की बात कर लेते हैं। दोनों कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा एवं मूल राष्ट्रों की आपसी शत्रुता ऐतिहासिक कारण थे। यूरोप में तात्कालिक कारण इस युद्ध का क्या रहा? क्योंकि जब यूरोप में युद्ध शुरू हुआ, तो उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप भारत में भी ये युद्ध शुरू हो चुका था। यूरोप में तात्कालिक कारण देखते हैं। मेरिया थेरेसा के उत्तराधिकारी का निश्चय होने से पूर्व ही, मेरिया थेरेसा ऑस्ट्रिया की महारानी थी, और ऑस्ट्रिया देश की महारानी जब मर जाती है तो उसके उत्तराधिकारी का निश्चय, यानी उत्तराधिकारी तय नहीं हुआ, उससे पूर्व ही प्रशिया का फ्रेडरिक महान, ये प्रशिया के शासक थे, तो उन्होंने ऑस्ट्रिया के एक क्षेत्र था सिलिसिया, वर्तमान में ये इटली में आता है सिलिसिया, तो इस पर अधिकार कर लिया था। तो ऐसा करने के बाद में यूरोप में दोनों राष्ट्रों के बीच में झगड़ा शुरू हो गया। एक राष्ट्र ने ऑस्ट्रिया का साथ दिया, दूसरे ने नहीं दिया, तो उस बात को लेकर पूरे संसार में इनकी कंपनियों के बीच में भी युद्ध शुरू हो गए। जबकि उसने पूर्व स्वीकृति दे दी थी, यानी फ्रेडरिक मान ने उसके उत्तराधिकारी की पूर्व स्वीकृति दे दी थी, लेकिन वो खुद ही अपनी बात से पलट गया, बदल गया। भारत में युद्ध का वर्णन और स्थिति। तो देखो, कर्नाटक का प्रथम युद्ध संसार में यूरोप में ऐसे शुरू हुआ, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया के रूप में भारत में जो युद्ध हुआ उसे हम कर्नाटक का युद्ध कहते हैं। तो भारत में युद्ध का वर्णन और स्थिति की बात कर लेते हैं। युद्ध का समाचार 1744 एडी में भारत पहुंचा, यानी ये 1743-44 की बातें हैं, और भारत में समाचार 1744 में आते हैं। हम इस युद्ध के प्रमुख पात्रों की बात कर लेते हैं। साथियों, किन किन व्यक्तियों ने इस युद्ध में अपना जौहर दिखाया, अपनी प्रतिभा दिखाई, और जिन व्यक्तियों ने इस युद्ध की रूपरेखा को बदल कर रख दिया था, उन पात्रों की हम आज बात कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं कैप्टन बार्नेट। ये अंग्रेज नौसेना के प्रमुख कप्तान थे। नौसेना हम पानी में रहने वाली या जल में रहने वाली सेना को कहते हैं। तो जल सेना के प्रमुख थे कैप्टन बार्नेट, अंग्रेजी जल सेना के। डुप्ले पांडिचेरी का फ्रेंच गवर्नर, यानी पांडिचेरी का फ्रांसीसी गवर्नर था डुप्ले। ला बूडो ने मॉरिशस, जो मॉरिशस कंट्री है अपने इंडोनेशिया के पास में, तो ला बूडो ने मॉरिशस में फ्रांस का गवर्नर था। ये भी बोस्कावे अंग्रेजों का एडमिरल था। एडमिरल जल सेना के जो प्रमुख अधिकारी होते हैं उसको एडमिरल कहते हैं। तो ये तो कप्तान था बार्नेट, तो जल सेना का। और बोस्कावे क्या था? बोस्कावे था एडमिरल। अनवरुद्दीन ये कर्नाटक का नवाब था। कर्नाटक और हैदराबाद दो अलग अलग चीजें हैं साथियों, याद रखना। अनवरुद्दीन कर्नाटक का नवाब था। पैराडाइज, कैप्टन पैराडाइज फ्रेंच सेना यानी फ्रांसीसी सेना का कप्तान था। महफूज खान के बारे में भी इस युद्ध में वर्णन किया जाएगा। ये कर्नाटक के सेनापति थे, यानी अनवरुद्दीन का सेनापति था महफूज खान। और कैप्टन मोर्स था वो मद्रास, जो वर्तमान में चेन्नई के नाम से जाना जाता है, उस मद्रास शहर का अंग्रेज गवर्नर था। तो साथियों, एक बार इनको देख ले ढंग से, क्योंकि इन्हीं पात्रों के इर्द गिर्द पूरे युद्ध की कहानी घूमेगी, इसलिए सबसे पहले इनको ध्यान से देख ले। जब आपने देख लिया है तो आगे बढ़ते हैं। युद्ध की प्रमुख घटनाएं, कर्नाटक के प्रथम युद्ध की घटनाएं। बार्नेट, अब याद करो बार्नेट कौन था?
बार्नेट द्वारा फ्रांसीसी जलपोत पकड़ लेना। तो बार्नेट अंग्रेजों का कप्तान था और उसने फ्रांसीसी जलपोतों को पकड़ लिया और इस बात से ही ये युद्ध भारत में तुरंत शुरू हो गया। हालांकि यूरोप में ये युद्ध पहले ही शुरू हो चुका है और ये तो एक प्रतिक्रिया थी, इंतजार था कि कोई ना कोई बात ऐसी कर ले हो, यानी एक बहाना मात्र मानो आप, लेकिन फिर भी इसे तात्कालिक कारण माना गया है। नंबर 2, इसके बाद में क्या होता है, डुप्ले के बुलावे पर बुर्डोने द्वारा मद्रास को जीत लेना। तो साथियों, जब बार्नेट फ्रांसीसी जलपोतों को पकड़ लेता है तो डुप्ले क्या करता है, मॉरिशस से ला बुर्डोने को बुलाता है और बुर्डोने आता है और बुर्डोने और डुप्ले ने मिलकर मद्रास को जीत लिया। ये घटना 21 सितंबर 1946 की है। अब मद्रास को कौन जीत लेते हैं, फ्रांसीसी जीत लेते हैं देखो, और जीतकर युद्ध बंदी बना लेते हैं, कई लोगों को, कई अंग्रेजों को बंदी बना लेते हैं। इन बंदियों में क्लाइव भी था। देखो, ये क्लाइव वही है, लॉर्ड क्लाइव, जिसने अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना में सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा किया था, रोल प्ले किया था और इसको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के संस्थापकों में से एक माना जाता है। तो देखो, यहाँ पर मौका था फ्रांसीसियों के पास, लेकिन बाद में बंदियों को छोड़ दिया गया था और इसी क्लाइव ने फ्रांसीसियों को भारत से बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। डुप्ले और बुर्डोने में मतभेद हो जाता है। जब मद्रास को जीत लेते हैं तो डुप्ले और बुर्डोने में मतभेद हो जाता है। दरअसल क्या होता है, बुर्डोने लालची था और बुर्डोने ने अंग्रेजों से कुछ रिश्वत ले ली, कुछ 1000 पाउंड रुपए रिश्वत ली और रिश्वत के बदले मद्रास को वापस अंग्रेजों को सौंप दिया। इस बात से डुप्ले को नाराजगी हुई और डुप्ले और बुर्डोने में मतभेद शुरू हो गए। रिश्वत के बदले बुर्डोने द्वारा मद्रास वापस लौटा दिया गया। नंबर 6, डुप्ले जब मद्रास वापस लौटा दिया जाता अंग्रेजों को, तो डुप्ले ने बुर्डोने को छोड़ दिया और बुर्डोने के अलावा स्वयं के दम पर मद्रास को वापस जीत लिया। डुप्ले द्वारा मद्रास को पुनः जीत लेना। और उस समय अंग्रेजों का गवर्नर था मद्रास का, उसका नाम था मोर्स, यानी मोर्स को हरा दिया और डुप्ले ने मद्रास को वापस जीत लिया। अब देखो साथियों, यहाँ पर एक घटनाक्रम है, वो आपको आगे बताया जाएगा। दरअसल कर्नाटक का जो नवाब होता है अनवरुद्दीन, तो अनवरुद्दीन डुप्ले अनवरुद्दीन को बोलता है कि मैं मद्रास जीतकर आपके हवाले कर दूंगा और इस बात की इजाज़त अनवरुद्दीन भी दे देता है। लेकिन बाद में जब मद्रास को जीत लिया जाता है डुप्ले के द्वारा, तो डुप्ले अनवरुद्दीन को मद्रास सौंपने से मना कर देता है और घटनाक्रम तेजी से बदलते हैं, नए दल बनते हैं, नए दल बिछुड़ते हैं, टूटते हैं। तो इसी प्रकार के घटनाक्रम चल रहे हैं। अब देखो क्या होता है, मद्रास को जीतने के बाद में डुप्ले सेंट डेविड दुर्ग को जीतने की कोशिश करता है, लेकिन इसमें वो असफल रहता है। सेंट डेविड मद्रास के पास का ही क्षेत्र था, लेकिन इसे वह जीत नहीं पाता है और जीतने में फेल हो जाता है। बोस्कावे के द्वारा पांडिचेरी जीतने का असफल प्रयास किया गया। अंग्रेज सेनापति है बोस्कावे, उसके द्वारा पांडिचेरी को जीतने का प्रयास किया गया, लेकिन वो पांडिचेरी जीतने में फेल हो गया। यानी एक तरीके से फ्रांसीसी यहाँ पर प्रबल अवस्था में है, मजबूत स्थिति में है फ्रांसीसी। अब देखो साथियों, एक युद्ध होता है कर्नाटक के प्रथम युद्ध के दौरान ही, सेंट थोमे का युद्ध। देखो, इस युद्ध की पूरी घटना को मैंने क्रम से लिखा है, देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है, डुप्ले द्वारा मद्रास जीतकर नवाब को सौंपने का प्रस्ताव। यानी कर्नाटक का जो नवाब था अनवरुद्दीन, तो डुप्ले ने यह प्रस्ताव दिया था अनवरुद्दीन को कि मैं आपको मद्रास जीतकर सौंप दूंगा, हैंड ओवर कर दूंगा, लेकिन जीतने पर इनकार कर दिया कि अब मैं आपको मद्रास नहीं दूंगा। नवाब अनवरुद्दीन ने महफूज खां के नेतृत्व में सेनाएं भेजी और सेंट थोमे जो मद्रास के पास में स्थान है, वहां पर फ्रांसीसी सेना और नवाब की सेना के मध्य युद्ध होता है, लेकिन उसमें साथियों महफूज खां हार जाते हैं। और देखो, इनकी सेना लगभग 4000 की थी और इनकी 400 सैनिकों की थी, यानी 400 सैनिकों ने 4000 सेना को हरा दिया। और इस प्रकार हमारी जो परंपरागत युद्ध प्रणाली थी वो अब धराशायी हो गई, वो फेल हो चुकी है। सेंट थोमे में नवाब की सेना और कैप्टन पैराडाइज के मध्य युद्ध होता है। कैप्टन पैराडाइज फ्रांस का सेनापति था। इस युद्ध में नवाबी सेना पराजित हुई, यानी महफूज खां और अनवरुद्दीन की सेना हार गई है। आगे बढ़ते हैं। भारत में फ्रांसीसी मजबूत स्थिति में हो चुके होते हैं, लेकिन तभी यूरोप में युद्ध विराम हो जाता है और यूरोप में एक संधि होती है, एक्स-ला-शीपेल की संधि, और उसके तहत अंग्रेज और फ्रांस यानी ब्रिटेन और फ्रांस दोनों देशों में युद्ध रुक जाता है। इंग्लैंड और फ्रांस में युद्ध विराम हो जाता है, तो भारत में भी इसी संधि को लागू कर दिया जाता है, एक्स-ला-शीपेल की संधि, और 1748 एडी में होती है। और इसके तहत वापस भारत में फ्रांसीसी और अंग्रेज
दोनों में शांति हो जाती है। अब देखो इस संधि में क्या क्या हुआ। इसके तहत अंग्रेजों को मद्रास पुनः मिल गया, यानी इनको फ्री में ही मद्रास मिल गया है वापस, जबकि फ्रांसीसियों को अमेरिका में लुईबर्ग नामक स्थान मिला। तो दोनों को एक एक शहर मिल गया है। दोनों ने एक दूसरे के शहरों पर कब्जा कर लिया था, तो ये दोनों वापस लौटा दिए गए। युद्ध के परिणाम क्या रहे? दोनों की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं रहा, और ये हम देख भी रहे हैं। हालांकि जौहर का प्रदर्शन हुआ है, कौशल का प्रदर्शन हुआ है, और इसमें फ्रांसीसी अवश्य ही स्थल पर फ्रांसीसी अवश्य ही श्रेष्ठ रहे। प्रथम युद्ध की बात कर रहा हूं मैं। डुप्ले द्वारा असाधारण कूटनीति एवं दक्षता के साथ ही राजनीति का प्रदर्शन भी किया गया, और डुप्ले ने असाधारण कूटनीति लगाई और अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल किया उसने, और पहली बार भारतीय राजाओं के सहारे से या उनके मामलों का हवाला देकर इन्होंने अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं पूरी करने का प्रयास किया। आगे बात कर रहे हैं नौसेना शक्ति का अत्यधिक प्रदर्शन होना। देखो समुद्र में आपने देखा भी है, बार्नेट, ला बुर्डोने वगैरह, तो समुद्री सेना का पहली बार प्रदर्शन हुआ, और भारतीय राजा महाराजा, भारतीय लोग भौचक्के रह गए इस बात को देखकर, और भारतीयों का कहीं ना कहीं इससे मनोबल भी टूटा, और दोनों देशों ने अवश्य ही समुद्री शक्ति प्राप्त करने की दिशा में अपने कदम बढ़ाने शुरू किए। लेकिन कुछ गलतियां फ्रांसीसियों से हुई है। आगे हम फ्रांसीसियों की असफलता जब बात करेंगे कि फ्रांसीसियों की असफलता के कारण क्या थे कि वो अंग्रेजों से पराजित हो गए, तब हम इस बिंदु पर बात करेंगे। घटनाक्रम को आगे बढ़ते हैं साथियों। अब बात करते हैं कर्नाटक के दूसरे युद्ध की। तो जैसे ही पहला युद्ध 1746 से 1748 एडी में समाप्त होता है, कर्नाटक का दूसरा युद्ध शुरू हो जाता है, और वो शुरू होता है 1749 एडी से 1754 एडी तक। तो इस युद्ध के कारणों की बात कर लेते हैं। तो उसका तात्कालिक कारण था बार्नेट द्वारा फ्रांसीसी जहाजों को अपने अधिकार में कर लेना। इसका कारण देखते हैं। डुप्ले द्वारा फ्रांसीसी राजनीतिक प्रभाव को दक्षिण भारत में प्रसार देने की सोच, यानी कर्नाटक के दूसरे युद्ध के लिए डुप्ले जिम्मेदार था, और उसने जब अंग्रेज धीरे धीरे भारत में पैर पसारने लगे तो डुप्ले ने भी दक्षिण भारत को अपने प्रभाव में लेने की सोची, और इसी सोच को इस युद्ध का कारण माना जाता है। इसके अलावा दोनों कंपनियों की दक्षिण के अधिपति बनने की अभिलाषा, दोनों कंपनी के मालिकों की जो भारत में उपस्थित थे, दोनों कंपनी के अधिकारी, दोनों की एक ही सोच थी कि दक्षिण भारत के अधिपति बना जाए, दक्षिण भारत के सर्वेसर्वा बना जाए। तो इसको लेकर युद्ध होना तो लाजमी था, वाजिब था युद्ध, और युद्ध धीरे धीरे मैदान पर आ ही गया। एक कारण और है, और वो है डुप्ले द्वारा हैदराबाद तथा कर्नाटक के विवादास्पद उत्तराधिकार मामलों में हस्तक्षेप करना। यानी डुप्ले ने हैदराबाद और कर्नाटक के नवाबों के जो उत्तराधिकार के मामले थे उनमें हस्तक्षेप किया, और इसकी वजह से अंग्रेजों को भी मजबूर होकर फ्रांसीसियों की विपरीत पार्टियों से समझौते करने पड़े और उनके साथ होना पड़ा। तो इस तरीके से डुप्ले को उत्तरदायी माना गया है, और ये बिल्कुल सही कारण है। डुप्ले ही उत्तरदायी था कर्नाटक के दूसरे युद्ध के लिए। इस युद्ध के प्रमुख पात्र और चरित्र की बात कर लेते हैं। सबसे पहले साथियों एक पात्र है आसफ जाह निजामुल मुल्क। ये हैदराबाद के नवाब थे। आसफ जाह निजामुल मुल्क हैदराबाद का नवाब था। नासिर जंग इस आसफ जाह का पुत्र था। मुजफ्फर जंग आसफ जाह की लड़की का लड़का था, यानी आसफ जाह का दोहिता था। एक था सलावत जंग, मुजफ्फर जंग का उत्तराधिकारी बना था, यानी इसका पुत्र था। अनवरुद्दीन ये कर्नाटक का नवाब था, इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ लिया प्रथम युद्ध में भी। चंदा साहिब ये अनवरुद्दीन का बहनोई था, इसकी बहन का पति था। इसके बाद में देखो साथियों, अनवरुद्दीन के पिता का नाम था दोस्त मोहम्मद, और दोस्त मोहम्मद का जवाई तो हो गया चंदा साहब, और उसका बेटा है अनवरुद्दीन, तो यानी ये इसका साला हो गया। चंदा साहब का साला हो गया अनवरुद्दीन। मोहम्मद अली अनवरुद्दीन का पुत्र था। इन्हीं पात्रों के इर्द गिर्द कर्नाटक का दूसरा युद्ध दौड़ेगा, इसलिए आपसे निवेदन है कि इन पात्रों को एक बार ध्यान से देख लिया जाए। एक बार जब इनका स्मरण हो जाएगा तो हम युद्ध की स्थितियों को समझ सकते हैं। उम्मीद है आपने देख लिया होगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। कर्नाटक के दूसरे युद्ध की प्रमुख घटनाएं और परिस्थितियों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले कर्नाटक के युद्ध की प्रमुख घटनाएं और परिस्थितियों में नंबर 1,
आसफ जाह है। आसफ जाह कहाँ का नवाब था? हैदराबाद का। तो हैदराबाद के नवाब की 1748 में मृत्यु हो जाती है और उत्तराधिकार का जो वास्तविक हकदार था वो था नासिर जंग, उसका पुत्र। तो नासिर जंग उत्तराधिकारी बन जाता है, लेकिन मुजफ्फर जंग क्या करता है? वो स्वयं को नवाब घोषित कर देता है। वो कहता है कि नासिर जंग उत्तराधिकारी नहीं होना चाहिए, मैं उत्तराधिकारी होना चाहिए। जबकि मुजफ्फर जंग क्या था आसफ जहां का? आसफ जहां का मुजफ्फर जंग दोहित्र था। दूसरी ओर अनवरुद्दीन की बजाय चंदा साहब कर्नाटक का नवाब बनने की इच्छा। तो दूसरी तरफ जो दोस्त मोहम्मद की मृत्यु के बाद में अनवरुद्दीन नवाब बनते उनके पुत्र, लेकिन दोस्त मोहम्मद के जवाई राजा जो चंदा साहब थे वो कहते हैं कि मेरे साले की जगह मुझे नवाब बनाया जाना चाहिए कर्नाटक का। तो दोनों की स्थितियां क्लियर हो गई है। मुजफ्फर जंग एवं चंदा साहब ने मिलकर डुप्ले से मदद मांगी और यहीं से विदेशियों की भारत में एंट्री शुरू हो जाती है। तो मुजफ्फर जंग यानी हैदराबाद, चंदा साहब यानी कर्नाटक, दोनों यहाँ के नवाब बनना चाहते थे लेकिन बन नहीं पाए हैं। यहाँ के अनवरुद्दीन है कर्नाटक के और मुजफ्फर जंग की जगह यानी हैदराबाद के कौन बन गए हैं? नासिर जंग बन गए हैं। लेकिन इन दोनों ने नवाब बनने की इच्छा में डुप्ले से मदद मांगी। दोनों ने डुप्ले की मदद से अनवरुद्दीन कहाँ का शासक है, कहाँ का नवाब है? कर्नाटक का। तो कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन को 1749 एडी के युद्ध में हराकर मार डाला। साथियों, इस युद्ध को अंबूर का युद्ध कहते हैं। अब जब अनवरुद्दीन मर गया तो चंदा साहब का रास्ता तो क्लियर हो गया है। इसका मतलब ये हो गया कि चंदा साहब कर्नाटक के नवाब बना दिए जाते हैं 1749 एडी में। मोहम्मद अली ने त्रिचनापल्ली दुर्ग में शरण ली। मोहम्मद अली कौन है आपको पता है क्या? अनवरुद्दीन के पुत्र है मोहम्मद अली। और मोहम्मद अली अपने फूफा जी से डरकर भाग जाते हैं। और फूफा जी कौन होते हैं? चंदा साहब। और चंदा साहब अब नवाब बन जाते हैं। अब मोहम्मद अली जब त्रिचनापल्ली में शरण लेते हैं तो त्रिचनापल्ली में अंग्रेज अफसर इनको शरण देते हैं और इस प्रकार से अंग्रेज गुट मोहम्मद अली के साथ हो जाता है। और मोहम्मद अली और ऊपर नासिर जंग के साथ अंग्रेज गुट हो जाता है। अंग्रेज नासिर जंग एवं मोहम्मद अली के पक्ष में थे और इनको वैसे तो देखो घटनाक्रम को समझकर पता नहीं ये क्या फैसला करते, लेकिन जब फ्रांसीसी इनके विपरीत गुटों के सहारा बन गए, विपरीत गुटों का सहारा बन गए, तो अंग्रेजों को मजबूरन नासिर जंग और मोहम्मद अली का साथ देना पड़ा। डुप्ले एवं शेष दोनों का मतलब एक चंदा साहब और एक मुजफ्फर जंग, तो तीनों ने मिलकर यानी डुप्ले, चंदा साहब और मुजफ्फर जंग तीनों ने मिलकर त्रिचनापल्ली का घेरा डाला। त्रिचनापल्ली में कौन छिपा हुआ था? जो चंदा साहब को हटाकर कभी भी राजा बन सकता था, जिसका नाम था मोहम्मद अली। तो चंदा साहब को ये डर था, इसलिए तीनों ने मिलकर त्रिचनापल्ली का घेरा डाला। लेकिन अंग्रेज अफसर स्ट्रिंगर लॉरेंस और लॉर्ड क्लाइव, इन्होंने मिलकर त्रिचनापल्ली के घेरे को असफल कर दिया। उनके इरादों को असफल कर दिया, लिखा हुआ भी है। यानी अब फ्रांसीसियों के और इसके अलावा फ्रांसीसियों के अलावा हम तो पर्टिकुलर डुप्ले को समझो, डुप्ले के, चंदा साहब के और नंबर 3 मुजफ्फर जंग के इरादों को असफल कर दिया अंग्रेजों ने। चंदा साहब कर्नाटक का नवाब बन गया था, यह हमने देख लिया था अनवरुद्दीन को मारकर, और राजधानी अर्काट बनाई। क्लाइव ने 210 सैनिकों की मदद से अर्काट को जीत लिया। जब त्रिचनापल्ली के घेरे को डाले हुए थे चंदा साहब और डुप्ले वगैरह, तो क्लाइव ने दबाव कम करने के लिए 210 सैनिकों की मदद लेकर त्रिचनापल्ली को तो जीत लिया था। उसके अलावा लगभग उसी समय जो कर्नाटक की राजधानी थी अर्काट, और जिसका शासक था, जिसका नवाब था चंदा साहब, तो अर्काट को भी जीत लिया। चंदा साहब असफल रहा और कुछ समय बाद तंजौर राजा ने उसकी हत्या कर दी। दरअसल साथियों, चंदा साहब डुप्ले के कहने अनुसार नहीं चल पाया, और यदि वैसे रहता तो अंग्रेज भारत में कभी भी पांव नहीं पसार सकते थे, ऐसा कुछ इतिहासकारों का मानना है। चंदा साहब अपना समय गंवा दिया और तंजौर के राजा के साथ उसने व्यर्थ समय में उसका घेरा डाले रखा और उससे जीत भी नहीं पाया। बाद में धोखे से तंजौर राजा ने उसकी हत्या कर दी थी, और इस प्रकार चंदा साहब की कहानी खत्म और मोहम्मद अली का कर्नाटक का नवाब बनना लगभग तय हो गया, और बाद में उसे अंग्रेजों की मदद से नवाब का पद मिल भी गया। क्लाइव की विजय से डुप्ले की प्रतिष्ठा को आघात लगा, और ऐसा लगना वाजिब है। यह 1752-53 एडी की बात है। अब साथियों, कर्नाटक की बात हमने पूरी कर ली है।
कि किस प्रकार से अनवरुद्दीन की जगह चंदा साहब नवाब बन जाते हैं और बाद में चंदा साहब की जगह वापस अनवरुद्दीन के पुत्र मोहम्मद अली नवाब बन जाते हैं। लेकिन इस घटनाक्रम में दो यूरोपीय जातियों की भी हम बात कर रहे हैं और मुख्य रूप से बातें हम उन्हीं की कर रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि पहले फ्रांसीसी मजबूत स्थिति में होते हैं कर्नाटक में, लेकिन बाद में क्लाइव ने उनके सारे इरादे, सारे मंसूबों को असफल कर दिया। अब बात करते हैं साथियों हैदराबाद का मामला, यानी जो आसफ जहाँ उसका पुत्र नासिर जंग और मुजफ्फर जंग के बीच में उत्तराधिकार को लेकर जो बात चल रही है, वहां देखते हैं स्थिति क्या है। लगभग 1.5 वर्ष नवाब रहने के बाद नासिर जंग भी 1750 एडी के एक संघर्ष में मारा जाता है और एक संघर्ष में जब ये मर जाता है तो मुजफ्फर जंग के लिए रास्ता बिल्कुल क्लियर हो जाता है। तो साथियों मुजफ्फर जंग नवाब बन गया एवं डुप्ले को कृष्णा नदी के दक्षिण में स्थित संपूर्ण प्रदेशों का गवर्नर बना देता है और डुप्ले को कृष्णा नदी के दक्षिण में जितना भी दक्षिण भारत का क्षेत्र था उसका गवर्नर घोषित कर देता है मुजफ्फर जंग। देखो नासिर जंग के मरते ही नासिर जंग का एक पुत्र पैदा होता है जिसका नाम होता है सलावत जंग और वो बाद में मुजफ्फर जंग का उत्तराधिकारी, सॉरी इसका पुत्र नहीं रहता है, मुजफ्फर जंग का पुत्र रहता है सलावत जंग। लेकिन सलावत जंग की बात हम आगे करेंगे कि किस प्रकार से मुजफ्फर जंग के बाद में सलावत जंग नवाब बनते हैं। मुजफ्फर जंग भी मर जाएगा लेकिन सलावत जंग पहले फ्रांसीसियों के साथ रहेगा, बाद में अंग्रेजों से मिल जाएगा। तो घटनाक्रम काफी इंटरेस्टिंग है, बात को समझने की कोशिश करना। हाँ तो यहाँ से ही शुरू करते हैं अपन। नासिर जंग 1750 एडी में मर जाता है, मुजफ्फर जंग नवाब बनता है एवं डुप्ले को कृष्णा नदी के दक्षिण में स्थित संपूर्ण प्रदेशों का गवर्नर बना देता है, यानी जो दक्षिण भारत का क्षेत्र है पूरे दक्षिण भारत का गवर्नर डुप्ले को घोषित कर देता है। मुजफ्फर जंग की याचना पर साथ ही मुजफ्फर जंग एक निवेदन और भी करता है और वो निवेदन ये करता है कि जो मेरी राजधानी है हैदराबाद, वहाँ पर एक फ्रेंच टुकड़ी हमेशा तैनात रहनी चाहिए। तो मुजफ्फर जंग की याचना पर बुस्सी के नेतृत्व में एक फ्रेंच सेना हैदराबाद में तैनात कर दी गई। तो ये कैप्टन बुस्सी थे, ये हैदराबाद में एक टुकड़ी लेकर हमेशा पड़े रहते हैं मुजफ्फर जंग की मदद के लिए। 1751 एडी की एक छोटी सी झड़प में मुजफ्फर जंग भी मारा जाता है। उसका उत्तराधिकारी सलावत जंग बना जिसने फ्रांसीसियों को जागीरें दी। तो देखो डुप्ले को दक्षिण भारत का गवर्नर तो मुजफ्फर जंग ने बना दिया और सलावत जंग ने उत्तरी सरकार के जिले फ्रांसीसियों को सौंप दिए। उत्तरी सरकार में आधुनिक आंध्र प्रदेश के समुद्री तटवर्ती इलाकों की बात की जा रही है। वैसे सरकार नाम से जो जिले हैं ना, उत्तरी सरकार दक्षिणी सरकार, वो कहाँ स्थित है? वो पश्चिम बंगाल में स्थित है, लेकिन हम आंध्रा की बात कर रहे हैं। अंग्रेज कर्नाटक एवं फ्रांसीसी हैदराबाद में सुदृढ़ स्थिति में थे। तो देखो साथियों, कर्नाटक में मोहम्मद अली को नवाब बना दिया जाना यानी क्लाइव का वापस पावर में आ जाना, और फ्रांसीसी अभी भी हैदराबाद में मजबूत स्थिति में थे। डुप्ले ने पहले मुजफ्फर जंग को नवाब बनाया, बाद में उसके उत्तराधिकारी सलावत जंग को उत्तराधिकारी बना दिया और बुस्सी के नेतृत्व में एक टुकड़ी वहां भेज दी गई और वो हमेशा उसकी सुरक्षा में रहती थी। तो इस प्रकार दोनों स्थितियों में हम बात 50-50 कर लेते हैं कि कर्नाटक अंग्रेजों के पास रहा और हैदराबाद फ्रांसीसियों के पास रहा। हालांकि यहाँ के शासक थे, स्वतंत्र शासक थे, लेकिन ये इन लोगों के हाथों की कठपुतलियां बन चुके थे। आगे बात करते हैं त्रिचनापल्ली में। त्रिचनापल्ली आपको याद आया होगा जहां पर मोहम्मद अली छिपा हुआ था। त्रिचनापल्ली में फ्रेंच सेना की हार यानी फ्रांसीसियों की हार हो जाती है स्ट्रिंगर लॉरेंस और क्लाइव के हाथों। तो फ्रेंच सेना की हार और धन की हानि के लिए कंपनी के निदेशकों ने डुप्ले को जिम्मेदार माना। कंपनी के निदेशकों ने यह माना कि इन सब के लिए डुप्ले जिम्मेदार है और डुप्ले को वापस बुला लिया। और साथियों, ये उनकी सबसे बड़ी भूल थी, फ्रांसीसी सरकार की सबसे बड़ी भूल है ये। इसके अलावा उन्होंने डुप्ले के उत्तराधिकारी के रूप में गोडेहू को गवर्नर जनरल बनाकर भारत भेज दिया। ये घटनाएं 1754 ईस्वी की है। तो आप याद रखें, अब डुप्ले फ्रांसीसी गवर्नर नहीं रहता है भारत में, उसे वापस फ्रांस बुला लिया जाता है और उसके स्थान पर गोडेहू को गवर्नर जनरल बनाकर भारत भेजा जाता है। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1755 एडी में जब गोडेहू भारत गवर्नर जनरल बनकर आता है तो गोडेहू ने एक संधि की और यह संधि युद्ध विराम की संधि थी कि अंग्रेज और फ्रांसीसी आपस में नहीं लड़ेंगे। इस संधि के अनुसार दोनों राज्यों ने भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों में हस्तक्षेप न करने की सहमति प्रकट की। इसका मतलब डुप्ले की नीति को इन्होंने असफल कर दिया, उसको मानने से इनकार कर दिया और इस बात को लेकर इनमें संधि बन गई कि हम भारत के राज्यों के मामलों में यानी जो भारत के राज्य हैं इनके मामलों में हम इंटरफेयर नहीं करेंगे।
बुस्सी इस समय तटस्थ रहा। बुस्सी अभी भी हैदराबाद में टुकड़ी लेकर पड़ा है और बुस्सी सब घटनाएं देख रहा है, लेकिन करता कुछ भी नहीं, आराम से मजे से रहता है। अंग्रेजों को उत्तरी सरकार में एक कस्बा मिल जाता है, यानी पहले फ्रांसीसियों को मिलता है, अब अंग्रेजों को भी यहाँ पर एक कस्बा दे दिया जाता है। इस संधि से वह सब कुछ बलिदान कर दिया गया जिसके लिए डुप्ले ने कठिन परिश्रम किया था। इसका मतलब डुप्ले की सारी मेहनत बेकार चली जाती है, क्योंकि आप देख रहे हो उत्तरी सरकार में कस्बा दे दिया जाना, ना राज्यों के मामलों में हस्तक्षेप न करना, इसका मतलब हम अब यहाँ की राजनीति में हिस्सा नहीं लेंगे। तो ये संधि कहीं ना कहीं अंग्रेजों के लिए तो लाभप्रद रही, लेकिन फ्रांसीसियों के लिए सब कुछ लुटा देने वाली रही। देखो डुप्ले ने भी क्या कहा है, गोडेहू ने देश के नाश एवं जाति के अपमान पर हस्ताक्षर कर दिए। यानी खुद डुप्ले ने जब वो फ्रांस लौट गया था तब उसने भी लिखा था कि गोडेहू ने ये संधि करके हमारे देश के नाश को तय कर दिया है कि हमारा नाश पक्का है, और हमारी जाति के अपमान पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इस संधि से फ्रांसीसियों ने वह सब कुछ दे दिया जो उन्होंने अब तक अधिकार में किया हुआ था। अब अंग्रेज शक्तिशाली अवस्था में थे। 1755 एडी की जो संधि होती है साथियों, इस संधि को जो गोडेहू ने की थी अंग्रेज अफसरों के साथ मिलकर, इस संधि को पांडिचेरी की संधि के नाम से जाना जाता है। तो 1755 एडी की संधि पांडिचेरी की संधि, 1748 एडी की संधि एक्स-ला-सीपेल की संधि, और अब अगली संधि होती है दूसरे युद्ध में, उसका नाम है पांडिचेरी की संधि, और संधि के बाद में युद्ध समाप्त हो जाता है। एक कथन है, चार्ल्स मेरियट एक इतिहासकार हुए हैं, उन्होंने देखो क्या कथन लिखा है, डुप्ले ने मद्रास में भारत की चाबी खोजने का निष्फल प्रयास किया। यानी असफल प्रयास किया डुप्ले ने, मद्रास में भारत की चाबी खोजने का प्रयास किया जो असफल रहा। क्लाइव ने यह चाबी बंगाल में खोजी और प्राप्त भी की। तो मेरियट की यह बात बिल्कुल सही है, और इसलिए आप इस कथन को याद रखें, परीक्षाओं में पूछी जा सकती है ऐसी बातें। साथियों, मुझे उम्मीद है आपको ये अध्याय पसंद आ रहा होगा और मेरी शैली भी आपको रास आ रही होगी। आज हम बात करते हैं अगले अध्याय, अगले बिंदु की, जिसका नाम है कर्नाटक का तीसरा युद्ध। तो दो युद्धों की बात के बाद में अब हम आगे बढ़ेंगे और अब हम पढ़ेंगे कर्नाटक का तीसरा युद्ध। ये 1758 से 1763 एडी के बीच में शुरू हुआ था। साथियों 1755 में 1748 से 1754 के बीच में जो द्वितीय युद्ध होता है कर्नाटक का, वो समाप्त हो जाता है, और 1758 यानी कुछ 2-3 साल का संधि विराम रहता है, और उसके बाद में पुनः युद्ध शुरू हो जाता है। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। पांडिचेरी की संधि जो 1755 में की थी, तो पांडिचेरी की संधि अंग्रेजी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति में बाधक नहीं बन सकी। यानी सीधी सा इस लाइन का सीधा सा मतलब है कि अंग्रेजों ने पांडिचेरी की संधि की शर्तों का उल्लंघन करना शुरू कर दिया। आगे बात करते हैं 1757 एडी में प्लासी का युद्ध होता है सिराजुद्दौला वाला, और उसमें अंग्रेज जीत जाते हैं। बंगाल की बात हो रही है। तो 1757 एडी में प्लासी की जीत के बाद अंग्रेजों को बंगाल से अपार संसाधन प्राप्त हुए, तो उनको धन की पूर्ति हमेशा होती रही बंगाल से। तरते युद्ध का तात्कालिक कारण, देखो हम सीधे तरते युद्ध की बात कर लेते हैं। इसका तात्कालिक कारण था क्लाइव तथा एडमिरल वाटसन द्वारा बंगाल में जो चंद्रनगर नामक फैक्ट्री थी, ये फ्रांसीसियों की फैक्ट्री थी, तो इस पर एडमिरल वाटसन और क्लाइव ने अधिकार कर लिया था। और ऐसा करते ही हम यूँ मान लें कि क्लाइव ने पांडिचेरी की संधि की शर्तों को ताक पर रख दिया, यानी इनको अनदेखा कर दिया, इग्नोर कर दिया, और युद्ध होना शुरू हो गया। लगभग इसी समय यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध प्रारंभ हो चुका था। 1756 एडी से 1763 एडी में फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था, और भारत में भी तरते युद्ध, जो कर्नाटक का तरते युद्ध है, उसके वर्ष ये के यही हैं, 1756 से 1763 एडी। तो ये तो एक बहाना मानो, सीधी सी बात है, जब यूरोप में युद्ध शुरू हो जाता था तो यहाँ भी शुरू हो जाता था। शीघ्र ही दोनों यूरोपीय जातियों ने भारत में भी लड़ना शुरू कर दिया। आगे बात करते हैं। फ्रेंच सरकार ने अप्रैल 1757 एडी में काउंट डी लाली को गवर्नर तथा कमांडर इन चीफ बनाकर भारत के लिए रवाना किया। अब गोडेहू नहीं है, गोडेहू का स्थान कौन ले लेता है? काउंट डी लाली, और शॉर्ट में हम लाली कहेंगे। तो लाली आ जाता है गवर्नर बनकर फ्रांसीसियों का। लेकिन अंग्रेजी समुद्री प्रभुत्व के कारण वह एक वर्ष बाद बड़ी मुश्किल से अप्रैल 1758 एडी में भारत पहुंच सका। साथियों, अपने देश से एक वर्ष पहले रवाना होता है और भारत आने में इसको 1 साल लग जाता है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि समुद्र पर
अंग्रेजों का किस हद तक प्रभाव था और कितने मजबूत थे वो समुद्र में। और दरअसल आपको ये याद भी रखना है कि ब्रिटेन को समुद्र का शेर कहा जाता है और फ्रांस को स्थल का शेर कहा जाता है, जमीन का शेर फ्रांस को कहा जाता है। ये दोनों देशों को इनकी संज्ञाएं दी गई है। आप नेपोलियन को याद भी रख सकते हैं, नेपोलियन फ्रांस का था और उसने रूस तक का मार्ग तय कर लिया था। तो आगे बात करते हैं। उसके चरित्र में अनेक कमियों का भंडार था। तो लाली 1 साल बाद में तो पहुंचा, इसके अलावा उसका चरित्र भी कई कमियों से भरा हुआ था। उसको गुस्सा बहुत जल्दी आता था, तुनक मिजाजी था, सनकी था। लाली सेंट डेविड के किले को जीतने में सफल रहा। लाली सेंट डेविड के किले को जीतने में सफल रहा। सेंट डेविड का किला मद्रास के पास में था और लाली इसको जीत जाता है। जबकि आपको पता हो तो पोर्ट सेंट डेविड को जीतने का प्रयास डुप्ले भी करता है लेकिन वो फेल हो जाता है, जबकि लाली उसको जीतने में सफल रहता है। यानी आते ही इसको कुछ सफलताएं मिलती है, अंग्रेजों के खिलाफ इसको कुछ सफलताएं प्राप्त होती है, लेकिन बाद में ये सफलताएं स्थिर नहीं रहती है। कूटनीतिक असक्षमता का परिचय देते हुए उसने बुस्से को भी बुला लिया। जो बुस्से हैदराबाद में पड़ा था, उस बुस्से को अपनी सेना सहित उसने ये ऑर्डर दिया कि तुम पांडिचेरी आ जाओ, दक्षिण में आ जाओ। और ऐसा करते अंग्रेजों को अब हैदराबाद को अपने प्रभाव में लेने का मौका हाथ लग गया। अब सलावत जंग अंग्रेजों से मिल गया। मुजफ्फर जंग का उत्तराधिकारी और हैदराबाद का वर्तमान नवाब, इस युद्ध के समय हैदराबाद का वर्तमान नवाब था, तो ये अंग्रेजों से मिल जाता है। उसने उत्तरी सरकार जो पहले फ्रांसीसियों को दे रखा था अब अंग्रेजों को सौंप दिया। आगे बात करते हैं। लाली ने मद्रास हथियाने की सोची लेकिन वो असफल रहा और इस पर वो वापस पांडिचेरी लौटना चाहता था। यानी मद्रास को वो जीतने की कोशिश उसने की लेकिन वो फेल हो गया और अब वो वापस पांडिचेरी लौटना चाहता था। लेकिन 1760 ईस्वी में सर आयरकूट नामक अंग्रेज सेनापति ने लाली की सेना को वांडीवास की लड़ाई में हरा दिया। याद रखना साथियों, वांडीवास का युद्ध काफी इंपॉर्टेंट है। 1760 ईस्वी में आयरकूट और लाली की सेनाओं के मध्य लड़ा गया था और इस युद्ध में साथियों बुस्सी बंदी बना लिया गया। बुस्से आपको पता हो तो बुस्सी वही है जो हैदराबाद में पड़ा हुआ था और बाद में लाली ने उसको बुला लिया था। यानी एक तरीके से फ्रांस का सेनापति था बुस्से। लाली पांडिचेरी भागने में सफल रहा। बुस्से को तो अरेस्ट कर लिया गया लेकिन लाली भागने में सक्सेस हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब साथियों धीरे धीरे अंग्रेज सभी क्षेत्रों को जीतना शुरू कर देते हैं। देखो अंग्रेजों ने कारिकल 1760 एडी में जीत लिया, ये भी फ्रांस बस्ती थी भारत में। जनवरी 1761 एडी में लाली ने पांडिचेरी में हथियार डाल दिए, लाली को भी बंदी बना लिया गया। तो इस तरीके से 1761 में कहानी खत्म हो गई क्योंकि पांडिचेरी ही फ्रांसीसियों का भारत में मुख्य ठिकाना था। अप्रैल 1761 ईडी में जिंजी पर भी अधिकार कर लिया, जिंजी का दुर्ग भी उन्होंने छीन लिया। समुद्र में भी जो अंग्रेजों का समुद्री नौसेना अधिकारी था पोकॉक, तो पोकॉक के नेतृत्व वाले अंग्रेजी बेड़े ने डहास के फ्रेंच बेड़े को 3 बार हराकर भारतीय सागर से लौट जाने हेतु बाध्य कर दिया था। यानी समुद्र में भी फ्रांसीसी मात खा गए। पोकॉक और डहास के बीच में लड़ाई हुई, दोनों के जहाजी बेड़ों में युद्ध होता है और इसमें अंग्रेज विजयी रहते हैं। 1762 एडी में माहे भी हाथ से निकल गया। माहे केरल में बस्ती थी फ्रांसीसियों की और ये बस्ती भी अंग्रेजों के हाथ से निकल जाती है। पेरिस की संधि 1763 एडी में होती है और पेरिस की संधि जो 1763 एडी में होती है, पेरिस फ्रांस की राजधानी है, इस संधि से ही ये युद्ध समाप्त हो जाता है और इससे यूरोप में शांति बनाई गई। और जब यूरोप में शांति हो गई तो भारत में भी पेरिस की संधि तुरंत लागू कर दी गई और युद्ध विराम कर दिया गया। भारत में इस संधि का क्या प्रभाव होता है, क्योंकि हम तो भारत का इतिहास ही पढ़ रहे हैं तो भारत की बात करेंगे। साथियों पहली बात, भारत में भी युद्ध विराम हो जाता है। दूसरी बात, युद्ध बंदियों की अदला बदली होती है और लाली को फ्रांस भेजा जाता है। लाली को और इस लाली के साथ साथ बुस्से को भी फ्रांसीसियों को सौंप दिया जाता है, वहां की सरकार को सौंप दिया जाता है। वहां साथियों लाली पर मुकदमा चलाया जाता है और लाली को फांसी पर लटका दिया जाता है। यानी देख लो आप, लाली को उसके स्वभाव का इनाम क्या मिला, फांसी मिली। कर्नाटक के तीसरे युद्ध ने भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य की स्थापना की सभी संभावनाएं खत्म कर दी थी। सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव है फ्रांसीसियों के लिए कि अब इस युद्ध के बाद उनकी सभी संभावनाएं कि वो भारत में अपना राज्य स्थापित करना चाहते हैं, तो ये सभी संभावनाएं अब हमेशा के लिए समाप्त हो गई थी। हालांकि लॉर्ड वेलेस्ली आएगा आगे,
साथियों, तो वेलेजली के काल में फ्रांसीसियों ने अंग्रेजों को थोड़ा सा परेशान किया था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, संभावनाएं पूरी तरह से यहीं समाप्त हो जाती है। आगे बात करते हैं। इस संधि से फ्रांस की बस्तियां पुनः लौटा दी गई। फ्रांस की बस्तियां, फ्रांस की 4 ही तो बस्तियां थी साथियों, 4-5, माहे, चंद्रनगर, पांडिचेरी, जिंजी, तो ये उनको कारिकल वापस लौटा दी जाती है। लेकिन एक शर्त थोप दी जाती है, और शर्त ये थी कि आप दुर्ग का निर्माण नहीं करेंगे, यानी आप वहां पर किलेबंदी नहीं करेंगे। इसका मतलब आप इन नगरों में रह सकते हैं, यहां से आप अपना व्यापार कर सकते हैं, लेकिन आप इनकी सुरक्षा का इंतजाम नहीं करेंगे। इस संधि से फ्रांस की बस्तियां पुनः लौटा दी गई, लेकिन ऐसा दुर्ग रचना नहीं करने की लिखित सहमति की शर्त पर किया गया। अब साथियों, आज के हमारे अध्यापन कार्य का आखिरी बिंदु है अंग्रेजों की सफलता या फ्रांसीसियों की असफलता के कारण, यानी अंग्रेज क्यों सक्सेस हुए और फ्रांसीसी क्यों फेल हो गए। तो सबसे पहले दोनों कंपनियों में संरचनात्मक भिन्नता थी, ये हमने पढ़ लिया है, और ये अंग्रेजों की सफलता और फ्रांसीसियों के असफलता के पीछे मुख्य कारण था। फ्रांसीसी कंपनी सरकारी निर्णय लेने में कमजोर थी, कार्मिकों का निश्चित वेतन था, आत्मविश्वास की उनमें कमी थी, और अंग्रेज कंपनी इसके विपरीत थी, यानी निर्णय तुरंत ले सकती थी, उसको फ्रांस की तरफ, उसको अंग्रेजों उसको ब्रिटेन की तरफ या इंग्लैंड की तरफ नहीं देखना पड़ता था, खुद ही निर्णय लेने में सक्षम थे, और कार्मिकों का वेतन निश्चित था, लेकिन वेतन वृद्धि भी होती रहती थी समय पर। आत्मविश्वास की कमी इनमें बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि इनको ये पता था कि हम ज्यादा से ज्यादा व्यापार करेंगे तो हमारा मुनाफा या हमारा लाभ ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि ये तो एक निजी कंपनी थी, एक प्राइवेट कंपनी थी। आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है दोस्तों, अंग्रेजी समुद्री प्रभुता ने भी खाई उत्पन्न करने का कार्य किया, यानी अंग्रेजों का समुद्र पर प्रभाव था, और इसने भी दोनों शक्तियों में अंतर पैदा करने का काम किया, यानी अंग्रेजों को अवश्य ही मजबूत स्थिति में ला दिया। अंग्रेजों के पास बंबई जैसा स्थान था, और यहाँ पर सभी मशीनरी कार्य किए जा सकते थे, जहाजों की मरम्मत वगैरह सब कार्य बंबई में बैठे बैठे किए जा सकते थे। यानी इनको अपनी फैक्ट्री, अपनी मशीनरीज, इनमें कोई खराबी होती थी तो इन चीजों को इनको इंग्लैंड भेजने की जरूरत नहीं होती थी, जबकि फ्रांसीसी अड्डा भारत से दूर फ्रांस के द्वीप में स्थित था, तो ये भी एक बड़ा अंतर है, समय की बर्बादी होती थी। अंग्रेजों के पास भारत में 3 प्रसिद्ध शहर कलकत्ता, बंबई और मद्रास थे, और ये अंग्रेजों के हाथ में आ चुके थे, हमने बात कर ली है हमारे शुरुआती वीडियो में। साथ ही एक ही समय में तीनों को एक साथ जीतना कठिन था। साथियों, एक साथ कलकत्ता, बंबई और मद्रास को नहीं जीता जा सकता था, और ये लगभग कठिन था, और आज भी कठिन है। इसका कारण क्या है, इन तीनों के बीच में दूरी, और ये तीनों भारत के 3 कोनों पर स्थित हैं, जबकि फ्रांसीसियों के पास केवल पांडिचेरी था, और उनके शेष ठिकाने हमेशा अंग्रेजी दया पर ही रहे, क्योंकि इनके ठिकाने छोटे थे और वहां पर अंग्रेजों के बड़े ठिकाने थे पास में ही, तो अंग्रेजी दया पर ही ये जिंदा रहे, ये ठिकाने, इनका अस्तित्व बना रहा। लेकिन इनके पास मुख्य ठिकाना था पांडिचेरी। पांडिचेरी के पतन के साथ ही भारत में वे अपना सब कुछ, देखो, पांडिचेरी के पतन के साथ ही भारत में वे अपना सब कुछ हार गए। यानी जैसे पांडिचेरी में अंग्रेजों की हार हुई 1761 में, तो आप ये मानो 1761 में ही पांडिचेरी की हार के साथ ही फ्रांस का भविष्य भारत में हमेशा के लिए समाप्त हो गया, फ्रांसीसी कंपनी का भविष्य हमेशा के लिए समाप्त हो गया। बंगाल की अंग्रेजी सफलता फ्रांसीसियों की दक्षिण की सफलता की तुलना में अधिक फलदायी, स्थायी व सुखदायी थी। तो साथियों, अंग्रेजों ने जो बंगाल में सफलता प्राप्त की थी, वो सफलता जो डुप्ले ने डुप्ले ने जो हैदराबाद में और जो कर्नाटक में प्राप्त की थी चंदा साहब और नासिर जंग वगैरह से, वो चंदा साहब और मुजफ्फर जंग वगैरह से, तो वो सफलता की तुलना में, उस सफलता की तुलना में बंगाल की जीत अधिक फलदायी थी, स्थायी थी और सुखदायी थी। आगे बात करते हैं। फ्रेंच सरकार द्वारा डुप्ले की महत्वाकांक्षी योजनाओं को समर्थन नहीं दिया गया, तो डुप्ले जब भी कभी अपने सरकारी अफसरों को बताने की कोशिश करता तो उसको इग्नोर कर दिया जाता था, तो ये भी फ्रांसीसियों की असफलता का एक कारण है। अगला कारण है फ्रांसीसी सरकार का हमेशा राज्य संबंधी आकांक्षाओं को व्यापार से ऊपर वरीयता देना। तो साथियों, फ्रांसीसी हमेशा राज्य को कब्जा करने में या हथियार लेने में विश्वास रखते थे, जबकि अंग्रेजों का मुख्य ध्यान व्यापार पर था। यह भी एक इनकी असफलता का कारण है। अंग्रेजी कंपनी के पास फ्रांसीसियों की तुलना में ऊंचे व्यक्तित्व वाले कार्मिकों की विशाल मौजूदगी, और देखो, ऐसे ऊंचे व्यक्तित्व वाले कार्मिक
जैसे कि क्लाइव, लॉरेंस, तो इनका व्यक्तित्व अवश्य ही डुप्ले या लाली या गोडेऊ की तुलना में बड़ा बताया गया है। हालांकि हम डुप्ले को ऐसा नहीं मान सकते, डुप्ले का व्यक्तित्व भी कोई छोटा व्यक्तित्व नहीं था। और देखो साथियों, एक बड़ा कारण मैंने लिखा है और आपको ये काम में आएगा जब भी आप मेंस में, यूपीएससी मेंस या आरपीएससी मेंस जो आरएस एग्जाम होता है या आईएएस एग्जाम होता है, उनका रिटर्न आप लिख रहे हो या आप कोई यूनिवर्सिटी का एग्जाम लिख रहे हो, तब आप ऐसी लाइनें डाल सकते हैं कि साथियों, अकेला चना बाढ़ नहीं फोड़ सकता था। यानी अकेला डुप्ले इतने विशाल जो अंग्रेजी साम्राज्य था और जो इतने ऊंचे व्यक्तित्व वाले जो व्यक्ति थे, उन सब से मिलकर अकेला डुप्ले संघर्ष नहीं कर सकता था। बाकी फ्रांसीसियों को भी डुप्ले का साथ देना चाहिए था, उनका सहयोग करना चाहिए था। अगला कारण है, अंग्रेज अधिकारियों की भूलों के होते हुए भी वहां की सरकारें उनकी प्रशंसा और हौसला अफजाई करती थी। और साथियों, ऐसा हम लॉर्ड क्लाइव और वॉरेन हेस्टिंग के मामलों में देख सकते हैं। इन दोनों पर वहां मुकदमे चलाए गए थे, लेकिन बाद में इनको बाइज्जत बरी किया गया और बरी होने के बाद में वहां के स्थानीय लोगों ने भी इनको भरपूर सम्मान दिया। तो जबकि फ्रांस अधिकारी ऐसा नहीं करते थे, फ्रांस की सरकार ऐसा नहीं करती थी। आपको पता है, लाली को फांसी पर लटका दिया गया था, डुप्ले पर भी मुकदमा चलाया गया था, उसका घोर अपमान किया गया था, लेकिन बाद में वो पूरा कंगाल हो चुका था, लेकिन वो जीत गया था अपने केस को। लेकिन हम यूँ कह सकते हैं कि वो बिल्कुल निर्जर या असहाय अवस्था में 1564 ईस्वी में मर गया था, 1574 ईस्वी में मर गया था। तो हम डुप्ले के और लाली के मैटरों में ये देख सकते हैं, जबकि अंग्रेजों ने ऐसा नहीं किया था। अगला नंबर 10वां कारण है, बंगाल एवं समुद्र पर प्रभुत्व वाली शक्ति से फ्रांसीसी तो क्या, सिकंदर एवं नेपोलियन भी पार नहीं पा सकते थे। यानी फ्रांसीसियों की बात छोड़ो, अगर सिकंदर और नेपोलियन भी यदि युद्ध इन पर अटैक करते अंग्रेजों पर, तो वो भी नहीं जीत सकते थे। उस शक्ति से नहीं जीत सकते थे जिसका बंगाल पर अधिकार हो और बंगाल के साथ साथ समुद्र पर अधिकार हो, क्योंकि बंगाल धन दे रहा था और समुद्र सुरक्षा कर रहा था। डुप्ले एवं लाली को दोषी ठहराना हमें बंद करना चाहिए। हमें यह नहीं मानना चाहिए कि डुप्ले और लाली की गलतियों की वजह से, उनकी कूटनीतिक कमियों की वजह से अंग्रेजों के पांव भारत में जमे थे। ऐसा हमें नहीं मानना चाहिए। आगे बात करते हैं, फ्रांसीसी असफलता का मुख्य कारण दुर्भाग्य तथा व्यक्तिगत अयोग्यता नहीं थी, अपितु परिस्थितियों का संग्रह है। अल्फ्रेड लॉयल नामक जो इतिहासकार हैं, वो ये मानते हैं कि फ्रांसीसी असफलता का कारण दुर्भाग्य नहीं था और न ही उनके अधिकारियों की अयोग्यता, बल्कि परिस्थितियों का संग्रह था। यानी सभी विपरीत परिस्थितियां एक जगह आकर इकट्ठा हो गई और उन परिस्थितियों की वजह से ही फ्रांसीसियों को असफलता हाथ लगी। आगे साथियों, 12वां पॉइंट है, कोई भी व्यक्ति एक साथ पांडिचेरी की ध्रुव व्यवस्था में सुधार, यानी अगर किसी आदमी को पांडिचेरी की व्यवस्था में सुधार करना हो और इसी समय उसको इस सुधार के साथ साथ ही उसको अंग्रेजों से युद्ध भी करना हो, तो ये दोनों कार्य वो एक साथ नहीं कर सकता। तो इसमें फ्रांसीसियों की असफलता का हम यूँ नहीं मान सकते कि फ्रांसीसी की असफलता लगभग संयोग से हुई, ऐसा कुछ नहीं है। फ्रांसीसियों की असफलता लगभग तय थी। डुप्ले की वापसी, बोर्डोने तथा डाहस की भूलें, लाली की अदम्यता, तो ये कारण देखो ध्यान से पढ़े, थोड़े शाब्दिक, आपको ऐसा नहीं है कि शब्दावली कठिन लगे, ये पढ़ने में मज़ेदार लगेगी आपको। डुप्ले की वापसी, बोर्डोने तथा डाहस की भूलें, लाली की अदम्यता इत्यादि से कहीं अधिक लुई 15वें की भ्रांतिपूर्ण नीति तथा उसके अक्षम मंत्री फ्रांस की असफलता के लिए उत्तरदायी थे, ऐसा अल्फ्रेड लॉयल का मानना है। इसका मतलब साथियों, अल्फ्रेड लॉयल नामक इतिहासकार ये मानते हैं कि फ्रेंच अधिकारियों की तुलना में वहाँ की सरकार ज़्यादा उत्तरदायी थी इस असफलता के लिए। अगला पॉइंट है, मालेसन, इतिहासकार मालेसन के अनुसार लॉरेंस, सैंडर्स, केलियोड, फोर्ड इत्यादि अनेक अंग्रेज पदाधिकारी डुप्ले के लॉज, दांत्यूल, ब्रेनियर इत्यादि फ्रांसीसी अफसरों से कई गुना वीर, साहसी एवं उत्तम थे। तो देखो, अधिकारियों के
व्यक्तिगत शौर्य की भी बात की जा रही है, उसकी तुलना की जा रही है। कुछ इतिहासकार डुप्ले को भी उत्तरदायी मानते हैं। कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि डुप्ले भी फ्रांसीसी कंपनी की या फ्रांसीसी असफलता के लिए उत्तरदायी है। वे इसके पीछे डुप्ले द्वारा कंपनी के आगे बढ़ते हैं। डुप्ले द्वारा कंपनी के व्यापार एवं वित्तीय पक्षों की अवहेलना एवं पेरिस में उच्च अफसरों को सामरिक दुर्बलताओं के बारे में जानकारी नहीं देना जैसे कारण लिखते हैं। तो वे डुप्ले के जिम्मेदार मानने के पीछे दो कारण लिखते हैं। एक कारण तो ये लिखते हैं कि डुप्ले ने व्यापार और वित्तीय पक्षों की अवहेलना की, यानी व्यापार की बजाय उसने राजनीतिक सत्ता प्राप्ति को ज्यादा महत्व दिया। और इसके अलावा एक अन्य कारण लिखते हैं कि डुप्ले ने जो भारत में उनके अधिकारियों की दुर्बलता थी, कमी थी, या जो ढांचे में सुरक्षा में जो कमी थी, उसके लिए उसने कभी भी फ्रांस में स्थित अपने उच्च अधिकारियों को सूचित नहीं किया। मैं अंत में इस सफलता एवं असफलता के बीच डुप्ले के चरित्र को उत्तरदायी मानने पर यही कहूंगा कि डुप्ले एक अफसर था, सुपरमैन नहीं। तो साथियों ये ध्यान रखना कि डुप्ले भी एक आम आदमी था, उसे हम ये नहीं मान सकते और कि उसकी ही गलतियां हैं। देखो एक चीज ये तय है कि व्यापार और वित्तीय पक्षों की अवहेलना उसने अवश्य की, यहाँ पर हम सहमत हैं, और राजनीतिक सत्ता उसने प्राप्ति के प्रयास किए। लेकिन साथियों के वह एकमात्र थोड़ी था ऐसा करने वाला। अंग्रेज भी इस दिशा में बढ़ रहे थे, तो डुप्ले ने भी इस दिशा में जाना ही उचित समझा। इसके अलावा एक चीज और यहाँ पर लिखा हुआ है कि कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि उसने अपने फ्रांस में स्थित उच्च अधिकारियों को सूचित नहीं किया था, जबकि ऐसा नहीं है। उसने एक दो बार बताने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने इग्नोर कर दिया था उस बात को, तो फिर आगे उसने उचित नहीं समझा। तो हम पूरी तरह से डुप्ले को, पूरी तरह से क्या 5% भी डुप्ले को उत्तरदायी नहीं मान सकते अपन। अगला कारण है कुछ विकट परिस्थितियों में भाग्य ने भी अंग्रेजों का साथ दिया। देखो किस्मत भी उनके साथ थी, अंग्रेजों के साथ, लेकिन इसे भगवान की सहमति होना जैसे तर्क का मैं खंडन करता हूँ। साथियों मैं खुद व्यक्तिगत रूप से ये नहीं मानता कि भगवान की ये सहमति थी कि अंग्रेज ही भारत के सर्वेसर्वा होंगे और फ्रांसीसी हार के बाहर चले जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, अंग्रेजों ने इस दिशा में प्रयास भी किए थे। हाँ, लेकिन उनका भाग्य अच्छा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भगवान की भी मर्जी थी ऐसी। 70वां का पॉइंट है और हमारा आज का अंतिम बिंदु है अध्ययन का, जो हम अंग्रेजों की सफलता और फ्रांसीसियों की असफलता बिंदु पढ़ रहे हैं, उसका अंतिम बिंदु है। और इसके साथ ही आज के अध्ययन कार्य का भी अंतिम बिंदु है। असफलता का एक तत्कालिक कारण यह भी था कि लाली वो बातें अपने अधीनस्थों को बोलता था जो वह अपने लिए सुन नहीं सकता था। तो देखो साथियों, कई लोगों के चरित्र में ये कमी होती है कि वो दूसरों को वो सब बातें बोलते हैं जो वो खुद अपने लिए सुन नहीं सकते, और लाली भी इन्हीं में से एक था। यानी लाली के चरित्र को हम जिम्मेदार मानना चाहिए, न कि डुप्ले को। तो साथियों आज का अध्ययन कार्य यही समाप्त होता है। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, इसके लिए माफी चाहेंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। और आधुनिक भारत के इतिहास की जो श्रृंखला हमने चलाई है, इसका आज हम ये वीडियो प्रेषित करते हुए मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। आप सबको तहे दिल से धन्यवाद, शुभकामनाएं। आप मुझसे जुड़े रहें और हम इस अध्ययन कार्य को ऐसे ही आसानी से पढ़ते चलेंगे, और आप इस अध्ययन सामग्री की मदद से बड़ी प्रतिस्पर्धा या बड़े से बड़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप फाइट कर सकेंगे। मेरी यही शुभकामनाओं के साथ आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। साथियों घर पर रहें, सुरक्षित रहिए। आपसे वही निवेदन बार बार करना चाहूँगा जो हर वीडियो में मैं करता हूँ कि साथियों आपको यदि मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।